देखो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है जियो मैग्नेटिज्म। इसको अपन टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। देखो, ये अर्थ के अंदर जो है मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी आने का क्या रीजन है? पहली बात, ये ये इसीलिए होता है बच्चों। रीजन ये है कि क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट में जो मोल्टेन मेटल्स होते हैं वो अर्थ के रोटेशन के चलते बच्चों रोटेट करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी चार्ज रोटेट कर रहा होता है तो वहां पे एक ऑर्बिटल करंट जनरेट होता है, और जैसे ही एक करंट आया, अगर करंट जनरेट हुआ तो अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो यही रीजन है बच्चों कि अपने अर्थ के क्रस्ट में एक कन्वेंशनल करंट जो है एराइज हो जाता है ड्यू टू मोल्टेन मेटल के रोटेशन के चलते। इस इफेक्ट को अपन डायनेमो इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को अपन डायनेमो इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना है। जो पहला टर्म है वो है जियोग्राफिक एक्सिस। तो देखो, जियोग्राफिक एक्सिस जो है वो एक्सिस है जिसके अबाउट जो अपना अर्थ है वो रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस। पहली बात। देखो, जियोग्राफिक इक्वेटर क्या है? तो एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू एनी एक्सिस इज नोन एज इक्वेटर। तो देखो, यहाँ पे अगर बात करें जियोग्राफिक इक्वेटर की, तो जियोग्राफिक इक्वेटर इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस। जैसे यहाँ पे अपन बाद में देखेंगे। देखो, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? तो अगर अपन अर्थ को एज ए मैग्नेट मानते हैं तो वो मैग्नेट से पास होने वाली एक्सिस को अपन बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। देखो, यहाँ दो पोल्स डिफाइन हो रहे हैं, जियोग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स। अपन बात करेंगे कि ये दोनों पोल क्या होते हैं। जैसे जियोग्राफिक एक्सिस पे लाई करने वाले नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अपन जियोग्राफिक पोल बोलते हैं बच्चों, और मैग्नेटिक एक्सिस के पे लाई करने वाले पोल्स को अपन मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक पोल बोलेंगे ना बच्चों। देखो, अब अपन कुछ और टर्म्स की बात लेते हैं। देखो, यहाँ अगर मैं इसको अर्थ मानूं तो अर्थ जो है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो है फर्स्ट नंबर। इसको अपन बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस फर्स्ट। अब देखो, जियोग्राफिक इक्वेटर क्या होगा? तो ये एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस को ड्रॉ कर दूं तो उसको अपन इक्वेटर बोलेंगे। तो दिस इज जियोग्राफिक इक्वेटर। देखो, अब अपन क्या है कि अपन ये मानते हैं कि जो अर्थ के अंदर बार मैग्नेट अपन एज्यूम करें तो उसका जो साउथ पोल होता है वो ट्रू नॉर्थ के पास होता है, और जो नॉर्थ पोल होता है वो ट्रू या जियोग्राफिक पोल के साउथ वाले के पास होता है। देखो, अगर अपन इससे एक एक्सिस पास कर दें तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि अर्थ मैग्नेट यहाँ लाई कर रहा है। इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस डाल दूंगा तो उसको बोलूंगा मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। कुछ और टर्म्स डिफाइन होते हैं, उसको अपन देख लेते हैं। देखो, एक टर्म डिफाइन होता है मेरिडियन। ये मेरिडियन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो टर्म है वो है 7वां नंबर। जो 7वां नंबर टर्म है वो है जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बच्चों? वो है जियोग्राफिक मेरिडियन। ये क्या होता है? इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में जीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन जीएम बोलते हैं। तो देखो, एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, तो एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन। तो कोई भी अगर एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कर दें इसको न्यू मानते हुए तो अपन बोलेंगे कि ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो वर्टिकल प्लेन passing through geographic
एक्सिस is known as जियोग्राफिक मेरिडियन। जी हम लिख रहे हैं, याद रखना एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इसको अपन क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। एक बात याद रखना बच्चों कि नंबर ऑफ जो जियोग्राफिक मेरिडियन होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट लिख लो, इनफाइनाइट जियोग्राफिक मेरिडियंस होता है। एक और टर्म यहाँ डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको से दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो जैसे हमने डिफाइन किया था कि जियोग्राफिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक एक्सिस के से परपेंडिकुलर अगर कोई वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ लिख लो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू, लिख लो पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस एट एनी पॉइंट, तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन। याद रखना नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा उनकी संख्या जो होती है इनफाइनाइट होती है। एक और बात जानने वाली ये है कि अगर अपन अर्थ के सरफेस पे, सुनना बच्चों, अगर अर्थ के सरफेस पे कोई भी मैग्नेट या नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करेगा। कहाँ करेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो लिख लो यहाँ नोट में कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, लिखो नोट में लिख लो कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या निडल, मैग्नेटिक निडल की बात कर रहा हूं, स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्यों होता है अपन बाद में देखेंगे। देखो जो अगला सब पॉइंट है वो है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कि अर्थ के कितने एलिमेंट्स हैं। देखो जो पहला एलिमेंट है बच्चों उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जो दूसरा है वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये कौन कौन से एंगल है अपन बात करेंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इसी को अपन बोलते हैं डीप एंगल। क्या बोलते हैं? डीप एंगल। इसको अपन थीटा से दिखाएंगे, इसको अल्फा से दिखा रहे हैं। देखो जो अगला है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। जो पहला टर्म है वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है। देखो दिस इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो अल्फा है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो है एंगल है। जैसे देखो अपन बोले हैं कि ये जो है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या?
ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और मैं यहाँ मान रहा हूँ ये है जियोग्राफिक मेरिडियन, ये वर्टिकल प्लेन है ना, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। देखो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अल्फा जो होता है ये स्मॉलर होता है एट इक्वेटर एंड अल्फा जो होता है अल्फा जो होता है लार्जर होता है कहाँ पे? एट पोल्स। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, सॉरी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लिखो यहाँ, जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है बच्चों, ये जो है इक्वेटर पे छोटा होता है और पोल्स के पास जाओगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा होता है। देखो अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है डीप एंगल। क्या है? डीप एंगल। देखो अगर आप मैग्नेट को छोड़ते हो तो मैग्नेट जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ के साथ जितना एंगल क्रिएट करता है, या मैग्नेटिक नीडल की बात करो तो वो अर्थ के सरफेस के साथ जितना एंगल क्रिएट करता है उसको अपन बोलते हैं डीप एंगल। क्या बोलते हैं? डीप एंगल। तो अगर दूसरा लिखोगे तो वो है डीप एंगल। डीप एंगल या इसी को लिखो इंक्लिनेशन एंगल। क्या लिखोगे? इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंगल भी बोलते हैं इसको ना, लिख लेना। इसको अपन थीटा से दिखा रहे हैं। ये होता क्या है मैं बता रहा हूं आपको। देखो ये होता है एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल या लिख लो मैग्नेट विथ अर्थ के सरफेस के साथ जो बना हुआ एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डीप। चलो इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ये इंडिकेट करता है बच्चों कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के साथ कितना एंगल झुका हुआ है। इट इंडिकेट्स, लिख लो, इट इंडिकेट्स द एंगल subtended by Earth's magnetic field lines with अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कितनी झुकी हुई है ये बताता है डीप एंगल। क्या बताता है? डीप एंगल। देखो जो डीप एंगल होता है यहाँ अपन बात कर लेते हैं, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ट्रू डीप एंगल। क्या बोलते हैं? ट्रू या रियल बोल दो, ट्रू डीप एंगल। इसको अपन थीटा से दिखाएंगे। और जो अगला होता है बच्चों वो होता है वर्चुअल बोलो या एपरेंट डीप एंगल। क्या होता है? एपरेंट डीप एंगल। इसको अपन बाद में देखते हैं कि थीटा डैश से इसको दिखा रहा हूं। देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रू डीप एंगल क्या होता है कि अगर कोई भी कंपास है, मैग्नेटिक नीडल है, अगर वो मैग्नेटिक मीडियन में अर्थ के सरफेस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है वो होता है ट्रू डीप एंगल। तो ट्रू डीप एंगल जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला होता है। और एनी वर्टिकल प्लेन जो होता है, किसी भी वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कोई एंगल सस्टेन कर रहा है, अगर उसमें डीप सर्कल या कंपास एंगल क्रिएट कर रहा है अर्थ सरफेस के साथ तो उसको अपन बोलते हैं वर्चुअल डीप एंगल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल डीप एंगल। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं
वापस एक फिगर जनरेट कर रहा हूं। देखो, हमने देखा था कि ये जो था बच्चों, ये था जियोग्राफिक एक्सिस। यहाँ नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था, और यहाँ एक एक्सिस था, वो था मैग्नेटिक एक्सिस। इसी पे मैग्नेट जो है बना हुआ था। देखो ऐसे। चलो, यहाँ जो होगा वो साउथ था और यहाँ नॉर्थ था। मैंने बताया था कि जो ट्रू साउथ और नॉर्थ के पास जो है इसका अलग अलग पोल्स होंगे, ऐसा था। देखो, अगर मैं फील्ड लाइंस की बात करूं, मैं क्या करता हूं, बोर्ड के प्लेन को, किसको समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूं कि बोर्ड के प्लेन को बच्चों अर्थ का सरफेस बना रहा हूं। जो अर्थ का निचला सरफेस है उसको मैं बोर्ड पे उठा के ला के रख दे रहा हूं। तो अर्थ का जो सरफेस है, ये अपन मान लो कि इस पे चलते हैं ना, इस पे बोर्ड का जो सरफेस है वो अर्थ का सरफेस है। तो देखो, अपन देखें तो ये जो है अर्थ का सरफेस है। तो देखो, अर्थ यहाँ है, तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे निकलेगी। देखो, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी वर्टिकल प्लेन में, तो इसको मैं डॉट से बना रहा हूँ ना। यहाँ से फील्ड लाइन जो निकलेगी नॉर्थ से निकलेगी, देखो ऐसे निकलेगी, ये ऐसे निकला और यहाँ सिंक हुआ, फिर अंदर ऐसे जा रहा हुआ। सिमिलरली इधर से क्या होगा, ऐसे ही निकलेगा, ये देखो, और यहाँ ऐसे आ गया ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लो। देखो, ये यहाँ से निकला और ऐसे सिंक हो गया। देखो, अगर अपन देखें तो यहाँ से ऐसे निकल रही है लाइन और ऐसे आ रही है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में। ये जो बोर्ड के प्लेन में है ना, ये ऐसे निकल रहा है, तो ये वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। अगर मैं यहाँ एक एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो, हमने क्या बताया था, और एक और बात जान लो, ये मान लो कंपास है, ये क्या है, ये कंपास है। तो अगर कंपास को फ्रीली छोड़ोगे तो कंपास जो वो का जो नॉर्थ साइड होगा, कंपास का जो नॉर्थ पोलरिटी होगा वो हमेशा अलाइन होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। सुनना, तो याद रखना, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है तो अपने को पता है कि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मिला। सिमिलरली यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ मिल गया बीई नेट या नेट। तो अगर मैं यहाँ कंपास लाऊं और यहाँ पे तो फील्ड लाइंस ऊपर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर रहा होगा और यहाँ क्रॉस रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे रहा होगा ना। चलो, अगर मैं, याद रखना, अगर यहाँ कंपास छोड़ते हो तो कंपास जो होगा, याद रखना बच्चों, जो कंपास होगा वो उसका जो नॉर्थ होगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साइड जाएगा। तो देखो, अब ये जो डॉट था ये तो ऐसे है, तो यहाँ कंपास ऐसे अलाइन हो, तो कंपास ने अर्थ के साथ कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज डीप एंगल। सिमिलरली यहाँ देखोगे तो ये डॉट है, मतलब फील्ड लाइंस ऐसे थी तो यहाँ आएगा, तो ये मैं बोर्ड के प्लेन को अर्थ का सरफेस माना हूं तो ये 0 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और ये है क्या, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो डीप एंगल बन रहा है, डीप एंगल वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अगर यहाँ देखें तो जो कंपास होगा वो ऐसे चला जाएगा, नॉर्थ इधर है, तो ये देखो मैंने बोर्ड को क्या माना, अर्थ का सरफेस, तो यहाँ, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। क्या तो कोई दिक्कत, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो हमने देखा कि जो पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स हैं, वहां पे जो है वो कितना बन रहा है, डीप एंगल 90 डिग्री। अब मान लो कि आप यहाँ पे हो, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगी, मान लो यहाँ पे हो, तो यहाँ पे फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे होगी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और अर्थ का सरफेस ये है
अर्थ का सरफेस है तो ये थीटा डिग्री बन रहा होगा। इसका दो कंपोनेंट आ रहा होगा, एक इधर वर्टिकल कंपोनेंट और इधर अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो इधर देखोगे तो जो बी एच आ रहा होगा वो आ रहा होगा बीई, ये बीई है, बीई कॉस थीटा, और ये आ रहा होगा बीवी इज इक्वल टू बीई साइन थीटा। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो अपने को क्या मिल रहा है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एक और मेरिडियन, ये है जीएम और ये है एमएम। अपने को पता था कि अगर मैं ये पॉइंट निकालूं तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो बीई था वो बच्चों ऐसा आएगा, ये है बीई, ये बीई है, ये एंगल थीटा है, तो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा इधर, तो इसको लिखोगे बीई कॉस थीटा, इधर लिखोगे बीवी इज इक्वल टू बीई साइन थीटा। यह है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको अगर थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो देखो आपको क्या मिल रहा होगा। इसको अपन कैसे बना सकते हैं, देखो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, इधर बी भी, इधर बी एच, और ये था बीई और ये थीटा, ये डीप एंगल ना। तो आप लिखोगे तो बी एच को लिखोगे तो आ रहा होगा बीई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, और बी भी लिखोगे तो लिखोगे बी एच साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, तो देखो आपको मिल रहा होगा बी भी बाई बी एच इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर आपको डीप एंगल पता करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच आ रहा होगा। एक और काम करते हैं, जो अगला काम है वो है कि आप क्या करो, दोनों इक्वेशन का पहले स्क्वायरिंग करो और उसको जोड़ो। तो देखो पहले का स्क्वायर किया दोनों साइड, प्लस दूसरे का जोड़ोगे तो देखो ये आ रहा होगा बीई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी एच साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बी एच नहीं आएगा ना, यहाँ बीई आ रहा होगा ना, यहाँ आ रहा होगा बीई। देखो अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से बीई स्क्वायर अगर थोड़ा सा कॉमन करते हो तो देखो क्या आ रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। अगर मैं इसी चीज को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो अपने को क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो आइडेंटिटी है ना, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो अपन देखें तो यहाँ देखो बीई स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अपने को उनके कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू आ रही होगी। चलो अब आप एक एक करके नोट देखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि अपन अगर पोल्स पे जाते हैं तो वहां पे डीप एंगल कितना मिलता है। मैं पोल्स का मतलब कौन सा पोल की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक पोल की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहा हूँ। तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक पोल के पास जो एंगल मिलता है वो 90 डिग्री मिलता है, जो कि मैक्सिमम डीप एंगल की वैल्यू है। यहाँ पे जो होगा बच्चों, बी एच कंपोनेंट निकालोगे तो आएगा बीई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 आता है। तो बी एच कंपोनेंट जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो और बी भी निकालोगे तो ये आ रहा होगा बीई के बराबर।
तो देखो अगर पोल्स पे देखते हो तो अर्थ का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। यही रीजन है कि अगर कंपास को पोल के पास छोड़ते हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होने के चलते वो किसी भी डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाएगा। याद रखो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए कंपास निडिल placed at pole, देख लो placed at poles can rest in any direction, किसी भी डायरेक्शन में जो है ड्यू टू नो BH, कोई भी अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। यही रीजन है कि वो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट में जाएगा। चलो अपन बात करने जा रहे हैं अब कि अगर अपन मैग्नेटिक इक्वेटर के पास हो तो चलो जो दूसरा नोट है वो है एट मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो हमने देखा था कि अगर मैग्नेटिक इक्वेटर के पास जाते हैं बच्चों तो वहां पे जो थीटा था वो 0 डिग्री था। थीटा का मतलब डीप एंगल, जो कि मिनिमम डीप एंगल है। क्या? चलो BH निकालो। BH क्या होता है? BE cos 0 डिग्री, cos 0 तो यार होगा BE, मतलब वहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि अर्थ का है, तो टोटल इधर ही है तो B भी जो होगा वो 0 होगा। वहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है वहाँ ना बच्चों। तो देखो अगर अपन मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें और मैग्नेटिक पोल्स की बात करें बच्चों तो वहाँ पे डीप एंगल आपको समझ में आ गया होगा। देखो वहाँ पे जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो देख लो कितना होता है। और चलो अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है। देखो हमने देखा नॉर्थ पोल पे, चलो अपन नॉर्थ पोल पे देखते हैं। तो देखे थे कि नॉर्थ पोल पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कैसे आता है? इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आता है ना, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आता है। मतलब देखो अगर मैं नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक नीडल लेके जाऊंगा तो वो कैसे बन रहा होगा? देखो ये है हॉरिजॉन्टल, आप मान लो यहाँ पे हो, देख लो ये है 0 डिग्री वाला लाइन। 0 डिग्री वाला लाइन का मतलब अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये है 90 डिग्री वाला लाइन परपेंडिकुलर टू द। तो अपन देखे थे कि ऐसे इंक्लाइन हो रहा था ना, ऐसे इंक्लाइन हो रहा था। जो मैग्नेटिक नीडल था वो ऐसे इंक्लाइन हो रहा था, उसका नॉर्थ जो ऐसे था और साउथ ऐसे था ना। ये है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है बच्चों, ये मैग्नेटिक नीडल जो कि ऐसे इंक्लाइन हो रहा था। देखो इधर जो था वो B आ रहा था, B था, और BH की वैल्यू जो था वो क्या था? 0। BH की वैल्यू क्या था बच्चों? नॉर्थ पोल के पास 0 था। सिमिलरली अगर आप साउथ पोल देखते हो, क्या देखते हो? साउथ पोल, जैसे मान लो कि आप साउथ पोल पे देख रहे हो, जैसे अगर आप साउथ पोल पे देखते हो तो साउथ पोल पे देखो, साउथ पोल पे देखोगे तो ये है 0 डिग्री वाली लाइन और ये है 90 डिग्री वाली लाइन। तो देखो साउथ पोल पे जो था वो भी क्या था कि मैग्नेटिक नीडल जो था वो परपेंडिकुलर हो रहा था, लेकिन इस बार जो नॉर्थ था वो ऊपर था और साउथ नीचे था। मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऊपर रही होगी। यही रीजन है कि कंपास का नॉर्थ ऊपर था। और यहाँ BH कंपोनेंट कितना था? यहाँ BH कंपोनेंट 0 के बराबर था।
देखो हमने इक्वेटर पे क्या देखा था, हमने इक्वेटर पे देखा था कि मान लो ये और ये 90 डिग्री वाली लाइन है और ये पैरेलल वाली लाइन है। तो हमने इक्वेटर पे देखा था कि हॉरिजेंटल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जो कंपास था वो हॉरिजेंटल हो रहा था। इधर था टोटल बीई और हॉरिजेंटल हो रहा था ना, इधर नॉर्थ था और इधर साउथ था ना बच्चों। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं, अगर हेमिस्फीयर की बात करोगे तो अगर अर्थ रोटेट हो रहा है बच्चों तो वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा होगा, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो अपन जो अगला केस लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करने जा रहे हैं। देखो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करोगे तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये होगा BV, ये होगा BH और ये होगा BE और यहाँ इंक्लिनेशन एंगल ऐसे बन रहा होगा। अगर इसको अपन देखें तो यहाँ एक अगर कंपास लेके आते हो तो ये ऐसे इंक्लाइन हो रहा होगा। अगर इसको अपन 0 डिग्री माने और ये 90 डिग्री वाला लाइन है तो जो BE होगा वो बच्चों ऐसे आ रहा होगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो कंपास होगा वो ऐसे इंक्लाइन हुआ होगा, जो कंपास होगा बच्चों वो ऐसे इंक्लाइन हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर होगी बातें। देखो अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अब हम बात करने जा रहे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर देखते हो तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बच्चों जो BE कंपोनेंट आ रहा होगा वो देखो कैसे आता है, उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है BH कंपोनेंट, ये है BV कंपोनेंट और जो BE कंपोनेंट आता है वो ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ नोट में याद रखना एक और बात कि नोट में याद रखो, नोट लिख दे रहा हूं। जो पहला नोट है वो है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने क्या देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मैग्नेट है वो डिप्स डाउनवर्ड, क्योंकि अपन देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बार मैग्नेट का साउथ पोल है। यहाँ पे जो डीप एंगल आएगा वो पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करोगे तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल जो मैग्नेट होगा वो डिप्स अपवर्ड। यहाँ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा ना, बेसिकली मैं नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो नॉर्थ पोल होगा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो अपवर्ड डिप कर रहा होगा। देखो यहाँ जो थीटा होगा वो नेगेटिव होगा, इंक्लिनेशन एंगल जो होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा। देखो अगर मैं BH की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ BH की, तो याद रखना जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ BH is always south to north, direction of BH is always south to north everywhere,
एवरीवेयर, कहीं भी जो BH का डायरेक्शन होता है बच्चों, वो जो होता है, एंड एक और बात लिख लो, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के साथ जो होगा वो पैरेलल होगा BH कंपोनेंट। देखो अगर अपन BV का डायरेक्शन देखें, क्या देखने जा रहे हैं, अगर वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन देखें, जो अगला बात है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ VV। अगर बच्चों VV का डायरेक्शन देखें तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो VV का डायरेक्शन मैक्सिमम इनवर्ड्स आएगा, इनवर्ड्स आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में देखते हो तो मैक्सिमम टाइम्स जो होगा वो आउटवर्ड आ रहा होगा। इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसकी बात करते हो तो देखो मैं इसमें चौथा नोट लिख करके क्लियर कर रहा हूं, अगला नोट जो है पांचवा नोट ले लो। देखो अगर मान लो कि BE ऐसा है, अगर BE जो है ऐसा है तो ये आप कहाँ पे हो बताओ, ये आप इक्वेटर पे हो, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे नेट जो है वो 0 डिग्री वाली लाइन पे है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे मान लो कि आप BE, आपका जो BE है वो ऐसे आ रहा है नीचे, तो आप कहाँ पे हो बताओ, नॉर्थ पोल पे हो, ठीक है नॉर्थ पोल पे हो। चलो अगर मान लो कि जो BE है बच्चों वो ऊपर आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे, तो BE जो है ऊपर कब आता है, सिर्फ अर्थ का टोटल कंपोनेंट ऊपर ही आ रहा है, तो ये साउथ पोल पे होगा, बिल्कुल सही, ये साउथ पोल पे होगा। जैसे मान लो कि ऐसे आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है मैक्सिमम टाइम्स, तो मैक्सिमम टाइम्स ऊपर आने का मतलब आप कहाँ पे हो, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और मैक्सिमम टाइम्स नीचे आने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम टाइम्स नीचे आने का मतलब हुआ कि आप कहाँ पे हो बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो। ये बात आपको क्लियर, ये बात क्लियर होगा। देखो अब अपन एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं। सवाल ऐसा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, और अर्थ मैग्नेटिज्म को कंसीडर करते हुए एक सवाल फ्रेम किया गया है कि मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जो करंट है कंडक्टर में वो I जो है ऊपर फ्लो हो रहा है, यहाँ डॉट लिख लो, करंट I ऊपर फ्लो, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है जो कि इससे R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, और जो वायर है वो इनफाइनाइट है। अर्थ जो है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा ऐसे। आपको बताना है B at P कितना आएगा और B at Q कितना आ रहा होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। देखो अगर इसका आप सॉल्यूशन बनाते हो, चलो सॉल्यूशन बनाओ, अगर इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो देखो इसके वजह से करंट ऊपर, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है B ऑफ वायर ऐसे आ रहा होगा, वायर की वजह से इधर, और अपने को पता है कि ये साउथ और ये नॉर्थ, तो BH जो होता है हमेशा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है, तो मैंने BH ऊपर बना लिया एनीवेयर। तो देखो B at P देखोगे तो B ऑफ वायर भी ऊपर ही, और प्लस BH तो हमेशा साउथ से नॉर्थ होता ही है, तो B ऑफ वायर तो अपने को पता है न्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू स्मॉल r प्लस BH, तो ये आ रहा होगा BP की वैल्यू, क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा BP की वैल्यू। सिमिलरली अगर BQ निकालोगे तो देखो BQ क्या आ रहा होगा। सिमिलरली अगर BQ निकालते हो तो देखो इसके वजह से वायर जो होगा वो नीचे आ रहा होगा, B ड्यू टू वायर, तो देखो B ड्यू टू वायर
यहाँ लिख लो बी ड्यू टू वायर माइनस बी एच। तो बी एट क्यू जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर माइनस बी एच। तो आपको ये वैल्यू मिल रहा होगा। देखो एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को लिख लो। सवाल पहले लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट विथ वेलोसिटी v नॉट टुवार्ड्स नॉर्थ के डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ लिख लो शॉर्ट फॉर्म में विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपन नॉर्थ में उसको फेंक रहे हैं। उसके बाद ऑब्जर्वर को ये पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों डिफ्लेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको बताना है कि अर्थ के सरफेस पे लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर किधर है, कि जो ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ होगा। देखो अगर इसका अपन सॉल्यूशन करें तो अपने को पता है कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। देखो ऑब्जर्वर जो है ऐसे हेड करके है और इलेक्ट्रॉन को अपन v नॉट स्पीड से इधर फेंके हैं। कुछ समय बाद ये इधर डिफ्लेक्ट होना चालू करता है, मतलब इधर जो है फोर्स लगना चालू होगा। और अपने को पता है कि जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऊपर होता है, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है। तो v नॉट और bh जो पैरेलल, तो इस bh के चलते तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो लगा होगा vb के चलते ना। जो फोर्स लगा होगा बच्चों वो किसके चलते लगा होगा, जो फोर्स लगा हुआ इलेक्ट्रॉन पे वो vb के चलते आ रहा होगा। तो फोर्स जो है इधर जो लगा होगा वो vb के चलते हो रहा होगा ना, vb के चलते। तो vb को कैसे रखोगे, फोर्स ऊपर लगेगा। देखो अगर तो इस केस में आप क्या करो, vb को ऊपर कर दो, किसी भी सरफेस पे जो है vb ऊपर कर दो और इलेक्ट्रॉन को v नॉट स्पीड से फेंक दो। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होना वेस्ट के साइड चालू हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ vb जो है वो ऊपर है। तो vb ऊपर किस स्फीयर में होता है, यहाँ bh कंपोनेंट के चलते तो जीरो रहा होगा। तो जो है vb जो है अपवर्ड है। अपवर्ड होने का मतलब कि जो ऑब्जर्वर होगा बच्चों, जो ऑब्जर्वर होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहा हुआ होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में रहा होगा ना। साउदर्न हेमिस्फीयर में ही तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऊपर रहता है ना। चलो अगर आप एक और छोटा सा कंसेप्ट देखोगे तो ये है एपरेंट डीप एंगल का। क्या है, एपरेंट डीप एंगल। इसको अपन वर्चुअल डीप एंगल भी बोलते हैं, थीटा डैश। ये होता क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो बच्चों एपरेंट डीप एंगल क्या होता है कि कोई भी वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, या यहाँ थीटा नहीं फाई लेंगे, यहाँ थीटा को अपन क्या बोल रहे हैं, एपरेंट डीप एंगल। तो एनी वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, उस वर्टिकल प्लेन में अगर कोई डीप सर्कल लेके जाते हैं और वहां पे जो डीप एंगल मेजर होता है उसको बोलते हैं एपरेंट डीप एंगल। क्या बोलते हैं, एपरेंट डीप एंगल, जिसको अपन थीटा डैश से दिखा रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, थीटा डैश। तो लिखो व्हेन डीप सर्कल इज प्लेस्ड, लिख लो यहाँ डीप सर्कल मतलब जो डीप एंगल को मेजर करे। व्हेन deep circle is placed in vertical plane, VP मतलब vertical plane,
मेकिंग एंगल फाई विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 5 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। व्हेन द डीप सर्कल इज प्लेस्ड इन vertical plane making an angle phi with magnetic meridian, then angle measured by deep circle is known as apparent deep angle। क्या होगा? apparent deep angle, इसको अपन बोलेंगे apparent deep angle। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। जो बात मैंने लिखा है कि अगर कोई भी वर्टिकल प्लेन में डीप सर्कल कोई एंगल दिखा रहा है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 5 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं अपरेंट डीप एंगल। देखो मानते हैं कि यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन है और एक प्लेन यहाँ पे है। ये जो है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये एनी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये कोई वर्टिकल प्लेन था, तो वर्टिकल प्लेन में जो एंगल मिलेगा अपने को, जो वर्टिकल प्लेन में जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा बच्चों, उसको अपन बोलेंगे थीटा डैश। क्या बोलेंगे? अपरेंट डीप एंगल। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन के साथ 5 डिग्री का एंगल बना रहा है और मैग्नेटिक मेरिडियन में अपने को पता है कि इधर BH कंपोनेंट मिलता है, तो इस साइड में बोलूं तो इधर आ रहा होगा BH cos फाई, जो कि BH डैश रहा होगा। BH डैश इसको मान रहा हूँ। आपको पता है कि जो VB आ रहा होगा बच्चों वो नीचे ही आ रहा होगा, VB और VB डैश जो होगा वो नीचे आ रहा होगा। देखो अपन देखे थे कि जो ट्रू डीप एंगल है वो अपन क्या लिखे थे? VB/DH, पहला इक्वेशन। देखो अब अपरेंट डीप एंगल को क्या लिखोगे? VB डैश बाई BH डैश। चलो यहाँ अपने को मिल रहा है कि VB डैश इज इक्वल टू VB, पहला इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जो BH डैश है वो है BH cos फाई। अपन क्या करते हैं? VB डैश को इस इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में डालते हैं। इन दोनों वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डालो तो देखो BB डैश को लिखूंगा VB डिवाइड बाई BH डैश को BH cos फाई इज इक्वल टू tan थीटा डैश। चलो VB बाई BH को ये वाला इक्वेशन से डाल देता हूँ। ये VB बाई BH जो है इसको मैं डाल देता हूँ tan थीटा, तो अपन लिखेंगे tan थीटा डिवाइडेड बाई cos फाई इज इक्वल टू tan थीटा डैश। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि अपरेंट डीप एंगल और ट्रू डीप एंगल में एक रिलेशन मिल रहा है अपने को। क्या मिल रहा है? जो रिलेशन अपने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अपरेंट डीप एंगल का जो टेंजेंट है वो 1/cos फाई टाइम्स, ठीक है, ट्रू डीप एंगल का टेंजेंट जो आ रहा है, यहाँ थीटा लिख लो ना। चलो तो यहाँ से अपने को ट्रू डीप एंगल और यहाँ थीटा डैश क्या है? यहाँ जो थीटा डैश है वो है अपरेंट एंगल। क्या है बच्चों? अपरेंट डीप एंगल या वर्चुअल एंगल भी बोलते हैं, वर्चुअल डीप एंगल। जो फाई है वो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जो वर्टिकल प्लेन था। उसी तरह जो थीटा है वो है ट्रू डीप एंगल। क्या है? ट्रू डीप एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर अपन यहाँ ऑब्जर्व करें तो cos फाई की वैल्यू अपने को पता है कितना आता है। जो cos फाई होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो याद रखना जो थीटा डैश होगा हमेशा ग्रेटर होगा। ये मतलब याद रखना कि अपरेंट डीप
apparent डीप एंगल जो आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डीप एंगल। ट्रू डीप एंगल, जो अपरेंट डीप एंगल होगा वो ट्रू डीप एंगल से हमेशा ज्यादा आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अपन एक छोटा सवाल करते हैं। सवाल ऐसा है, देखो छोटा सवाल है, सवाल है एक्चुअल डीप एंगल दिया हुआ है। क्या है? एक्चुअल डीप एंगल, एक्चुअल डीप एंगल at a place on earth surface is equal to 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको बताना है फाइंड apparent deep angle where vertical plane makes 30 डिग्री with मैग्नेटिक मेरिडियन। ये छोटा सवाल है। तो इस सवाल का अगर सॉल्यूशन देखोगे तो ट्रू डीप एंगल अपने को दिया है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री, और फाई दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अपरेंट डीप एंगल तो निकल ही जाएगा, tan फाई थीटा डैश इज इक्वल टू, ये देखो थीटा दिया हुआ है तो tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री। इसको निकालोगे तो tan 30 इतना आ रहा होगा और cos 60 ये आता है ना, तो इसको निकालोगे तो tan थीटा डैश जो अपरेंट एंगल है वो आएगा 2/√3, तो थीटा डैश होगा वो tan इनवर्स ऑफ 2/√3 आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर अपन एक नोट देखें कि अगर वर्टिकल प्लेन, याद रखना कि जो वर्टिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाए, जो वर्टिकल प्लेन है वो अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो नोट में याद रखो कि इफ वर्टिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, जो वर्टिकल प्लेन है वही मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, तो फाई की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो फाई 90 है तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का बच्चों अपने को वैल्यू पता है 0, तो ये आ रहा होगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू इनफिनिट और थीटा डैश की वैल्यू आ रही होगी 90 डिग्री। क्या आ रहा होगा? जो अपरेंट डीप एंगल होगा वो फाई के बराबर ही आ रहा होगा। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि BH कंपोनेंट जो है वो 0 आ रहा है और BE जो है वो BB के बराबर आ रहा होगा। तो एक छोटा सवाल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बातें। सवाल ये है कि किसी वर्टिकल प्लेन में डीप एंगल जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा वो इक्वेटर पे है, तो आपको बताना है कि निडिल जो है कहाँ रुकेगी। तो अगला सवाल है वो है ए डीप एंगल इज प्लेस्ड इन VP। क्या है? सवाल लिख लो, ए डीप एंगल इज प्लेस्ड इन VP। क्या लिख रहे हैं? डीप एंगल नहीं, डीप सर्कल लिखो। इफ ए डीप सर्कल इज प्लेस्ड इन VP एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, और
मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है एट इक्वेटर। कहाँ पे? एट इक्वेटर, इक्वेटर पे। वहां पे मैं क्या करता हूँ बच्चों कि एक डीप नीडल को रेस्ट में रखना चाहता हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक डीप नीडल, एक नीडल को मैग्नेटिक नीडल को रेस्ट में रखना चाहता हूँ, तो वो किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड होगा। तो बताना है कि डायरेक्शन ऑफ नीडल जो होगा यहाँ पे कहाँ रहा होगा। देखो यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि इक्वेटर है, और इक्वेटर पे अपने को पता है वीवी कितना होता है? 0। इक्वेटर पे कितना होता है? वीवी 0। तो वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं है। देखो चूंकि दिया हुआ है कि फाई जो है वो 90 डिग्री है, तो फाई 90 डिग्री है, तो बी एच डैश जो होगा वो 0 रहा होगा, और वी भी तो 0 है, तो ओवरऑल जो होगा बीई जो है 0 है। तो बीई 0 का है मतलब वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, तो जो नीडल होगा वो किसी भी डायरेक्शन में रह सकता है। रेस्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जो है बच्चों नीडल जो है इंक्लाइन कर सकता है। चलो अब एक छोटा सा नोट देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और नोट है कि मान लो θ1 जो है वो एपरेंट एंगल है। क्या है? एपरेंट एंगल इन प्लेन 1, प्लेन 1 में एपरेंट एंगल है। θ2 जो है ये एपरेंट एंगल है बच्चों, एपरेंट एंगल इन प्लेन 2, 2 प्लेन है। और जो यहाँ थीटा है वो है ट्रू डीप एंगल। क्या है? ट्रू डीप एंगल या एक्चुअल डीप एंगल, एक्चुअल डीप एंगल ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि 2 प्लेन का अपने को अपरेंट डीप एंगल दिया हुआ है और एक्चुअल डीप एंगल दिया हुआ है। जैसे मान लो कि मैं इसको प्लेन मानता हूँ, कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो अपने को ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो यहाँ प्लेन 1 दिया हुआ है और यहाँ प्लेन 2 दिया हुआ है, और एक प्लेन ऐसा है जो इससे 5 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? यहाँ जो अपरेंट डीप एंगल है वो θ1 है, यहाँ जो है θ2 है अपरेंट डीप एंगल, ये फाई है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस पाई। तो अगर आप अपरेंट डीप एंगल का फॉर्मूला लिखते हो दोनों के लिए, दोनों प्लेन के लिए, तो फर्स्ट वाले फॉर प्लेन 1, अगर फॉर प्लेन 1 लिखते हो अपरेंट डीप एंगल, तो tan θ1 इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई cos फाई आ रहा होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये आ रहा होगा। सिमिलरली फॉर प्लेन 2 लिखते हो, अगर प्लेन 2 के लिए लिखोगे तो tan θ2 इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री माइनस फाइव। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो tan थीटा लिखोगे ना यहाँ, tan थीटा डिवाइडेड बाई साइन फाइव। देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो पहले इक्वेशन को, तो आप लिख दोगे cos फाइव इज इक्वल टू, ठीक है, cos फाइव इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई tan θ1। यहाँ लिख दोगे थोड़ा सा रीअरेंज करके, यहाँ लिख लो थोड़ा सा रीअरेंज करके, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो साइन फाइव इज इक्वल टू लिख सकते हो tan थीटा डिवाइडेड बाई tan θ2। चलो दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर θ2 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर θ1। देखो अपने को पता है कि चूंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1/2
tan थीटा होता है। इसका मैं हेल्प लूँ तो इसका वैल्यू जो होगा ये 1 के बराबर आ रहा होगा। और देखो इसको अपन लिख सकते हैं, इसको उलट के लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको नीचे लेके आओगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रिअरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 1 बाई tan थीटा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिखोगे 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, देखो प्लस यही वैल्यू मिल रहा होगा ना, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। इसको एक्सप्रेशन को लिख करके रिअरेंज करते हो तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 अपॉन, तो ये मिल रहा होगा cot स्क्वायर थीटा 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके जाओ तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 आ रहा होगा, जहाँ पे थीटा जो है वो है ट्रू डीप एंगल। क्या है? ट्रू डीप एंगल। जो थीटा 1 है वो है अपरेंट डीप एंगल विथ प्लेन 1, ठीक है, अपरेंट डीप एंगल है प्लेन 1 के साथ, अपरेंट डीप एंगल इन प्लेन। और थीटा 2 है वो भी अपरेंट डीप एंगल है लेकिन प्लेन 2 के साथ है। तो अगर आपको ऐसा सवाल फ्रेम करके दे दे कि बच्चों कि दो प्लेन के साथ डीप एंगल अपने को पता है और ट्रू डीप एंगल पता है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से जो ट्रू डीप एंगल है उसको निकाल सकते हैं। तो ट्रू डीप एंगल जो होगा वो आराम से यहाँ से निकल जाएगा। तो याद रखना कि अगर दो प्लेन के साथ अपरेंट डीप एंगल गिवन है तो उस प्लेस पे जो है ट्रू डीप एंगल आसानी से अपन इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं।